हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। अब फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए मेरे और रेगुलरली डालूंगा। और स्पेशली तुम्हारे जेई मेंस तक मैं रैपिड रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में थोड़े और वीडियोस डालूंगा। आज 3D चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग। इस सीरीज में बेसिकली क्या करता हूँ कि मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उनको तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा और 10 से 15 मिनट में इन्हीं शॉर्ट नोट्स से ओवरव्यू दे दूंगा जैसे मैं रिविजन करता था। ठीक है। मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ? मैं 2 साल पहले जेई में एक डिसेंट रैंक लाया था और आईटी दिल्ली में हूँ अभी मैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 3D में शुरुआत में तो देखो, सबसे फेमस तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला, इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है। सेक्शन फार्मूला, तुम्हें दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो m इज टू n में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, तो सिंपली उसको रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जहां से चैप्टर सही में शुरू भी होता है वो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरएस एंड डीसीएस। अच्छा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन 2D ज्योमेट्री में भी तुमने ये चीज सीखी थी। जब तुम किसी भी लाइन का डिफाइन करते थे डायरेक्शन इधर, तो तुम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल होगा थीटा, उसका tan थीटा निकालते थे, उसको बोल देते हैं m, होता था स्लोप। अब 3D में भी सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायरेक्शंस हैं, मतलब 3 एक्सिस हैं, तो तुम्हें सिर्फ एक tan थीटा से काम नहीं चलेगा डिफाइन होने के लिए। तो इसलिए उससे ज्यादा चाहिए, यूनिकली दो चाहिए, तीसरा अपने आप आ जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, बेसिकली एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो एंगल्स बनाएगा ना तुम्हारा कोई भी लाइन, वो वो अल्फा बीटा और गामा कहलाएंगे उसे हम। और जो उनका कॉस कोसाइन वैल्यू होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही तुम्हारे डीसीएस बनाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज अ डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान है। सिंपली इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी दो पॉइंट्स अगर तुम्हें गिवन है 1 और 2, तो x1 माइनस x2 इज टू y1 माइनस y2 माइनस z1 इज टू माइनस z2, इनका जो रेशियो होगा ये तुम्हारा सिंपली डीआरएस देता है, यानी डायरेक्शन रेशियोज। अगर डायरेक्शन रेशियो से मुझे डायरेक्शन कोसाइन तक पहुंचना है, तो मुझे सिंपली उनके स्क्वेयर्स का सम वन करना है। तो मैं क्यों ना उनके, बेसिकली मान मान लो 5:4:9 आया था, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कर दूंगा तीनों में। अरे क्योंकि रेशियो है तो रेशियो तो नहीं बढ़ा किसी नंबर से डिवाइड करने पे। और अब मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डीआरएस से डीसीएस में पहुंचने का तरीका हो गया। डीसीएस से डीआरएस में कैसे जाए? अरे डीआरएस यूनिक नहीं होता, डीसीएस में किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो, अब ये डीआरएस है। तो डीसीएस इज अ यूनिक काइंड ऑफ डीआरएस where each value corresponds to the cosine value of the angle between the line and an axis। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। चला, देखो अब तुम्हें अगर किसी दो लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो सिंपली उनके डीसीएस का सब्ट्रैक्शन या एडिशन ले लो। दोनों में से कौन सी लेनी है? अरे ऑप्ट्यूस या फिर एक्यूट, दोनों डिपेंड करेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें। दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक एक्यूट एंगल एक ऑप्ट्यूस एंगल, इसलिए दो वैल्यूज आएंगी, एक एडिशन से एक सब्ट्रैक्शन से। अगर तुम्हें दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस M2 M1 N1 N2 होता है। ध्यान रखना ये डीसीएस होते हैं, डीआरएस नहीं होते। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली उनके डायरेक्शंस का रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे हम लोग 1D ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री में करते थे। अगर परपेंडिकुलर है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि cos 90 0। तो सिग्मा L1 L2 जीरो हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या एलएचएस की। ठीक है। अब आते हैं प्लेन्स पे। प्लेन्स में ना 5 तरीके से, बेसिकली प्लेन्स को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं प्लेन्स में। सबसे पहले सबसे फेमस इंटरसेप्ट फॉर्म, बच्चे बच्चे को पता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए इज टू बी इज टू सी है ना, ये तुम्हारे डीआरएस में है, ध्यान रखना। अगर तुमने ध्यान ना दिया हो, 2D ज्योमेट्री में भी बिल्कुल सेम है। जब तुम लिखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म है ना, तो ए इज टू बी तुम्हारे डीआरएस है। वहां पे हम लोग बस डीआरएस डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स का सम है ना। मैं क्या बोलता हूँ, ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है। अच्छा, और 2D में क्या होता था कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये साइन अल्फा लिखा हुआ है। तो मैं रेशियो डिफाइन करने की जगह एक काम कर देता हूँ ना, इस कॉस अल्फा को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो गया, और वो टैन अल्फा है। और टैन अल्फा की वैल्यू क्या है, उसी को मैं एम बोल देता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है डीआरएस डिफाइन करने की। 3D ज्योमेट्री में कुछ भी अलग नहीं होता, 2D ज्योमेट्री में तुमने सब किया हुआ है, तुम्हें रियलाइज ही नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है।
तो ये सिंपली तुम्हारा डीआरएस ऑफ द नॉर्मल एबीसी है। अच्छा, प्लेन्स में ये डीआरएस होता क्या है? आपने तो अभी लाइंस के लिए बताया था। अरे कुछ नहीं है, जब एक प्लेन में तुम कोई भी एक लाइन सेगमेंट उसके परपेंडिकुलर डिफाइन कर दोगे तो हम बोलते हैं कि दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड ये जो लाइन है इसका जो डीआरएस होगा यही तुम्हारे प्लेन का डीआरएस कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं, वरना आइडियली इट इज द डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है। 3 पॉइंट फॉर्म क्या है? अगर तुम्हें कोई भी 3 पॉइंट्स इस प्लेन पे गिवन है, एक प्लेन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, दो से नहीं हो सकता। तो तुम क्या करो कि तुम इसका जो नॉर्मल है उसका डीआरएस ए इज टू बी इज टू सी अज्यूम कर लो। मान लो ये पॉइंट्स तुम्हें एक्स वाई और जेड गिवन है, तो एक काम करता हूं मैं कि एक्स वाई से जो लाइन सेगमेंट बनेगा मैं इसका डीआरएस निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये मेरे नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके एक इक्वेशन ला सकता हूँ, बिल्कुल। वैसे ही जब मैं वाईजेड से एक बनाऊंगा लाइन सेगमेंट, ये भी मेरे नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। अरे मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, ये पूरी एक लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे के। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, तो फिर कोई भी 3D सॉफ्टवेयर खोलो लैपटॉप, अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, और बना के सोचो। थोड़ा सा बहुत सिंपल है, हल्का सा विजुअलाइज करो बस। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर क्या खोलना, नॉर्मल कागज ले लो, कागज लो एक परपेंडिकुलर उसके ऊपर लो, देखो बना बना के कैसे बनता है। ठीक है, तो यहां से मैं दूसरी इक्वेशन ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ध्यान रखना कि तुम अगर तुम इस लाइन सेगमेंट से भी एक इक्वेशन बना दोगे ना तो वो यूनिक नहीं होगी, दो ही इक्वेशन यूनिक आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या हो गया कि मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, और दो इक्वेशन है। ये तो सॉल्व भी नहीं होगा। अरे सॉल्व करना ही नहीं है, एबीसी की यूनिक वैल्यू नहीं आती। तुम डीआरएस माने थे ए बी सी, याद रखना डीआरएस यूनिक नहीं होता। लेकिन दो इक्वेशन से हम ए इज टू बी इज टू सी आराम से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हल्की सी बेसिक मैथ्स है, वहां से ए इज टू बी इज टू सी आ गया। अब ए इज टू बी इज टू सी आ गया तो सिंपली इस वाले फॉर्म में पुट कर दो, खत्म। अगर तुम्हें ए टू बी टू सी, अगर तुम्हें डीसीएस निकालने का मन है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तीनों टर्म्स को, डीसीएस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे, सबसे काम की फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। अब इन तीनों की सिग्निफिकेंस है, एल एम और एन तुम्हें पता है कि डीसीएस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और पी क्या है? पी की सिग्निफिकेंस ये है कि जब तुम इस तरह ये फिगर बनाओगे ना, जो प्लेन है वो मान लो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, एक्स वाई जेड एक्सिस को, ए बी सी पे, तो ओरिजिन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से जो इस प्लेन का डिस्टेंस है वही पी है। ओह। अब याद रखो, अगर अगर तुम्हें याद होगा तो 2D ज्योमेट्री में भी तुमने कुछ बहुत सिमिलर सा किया होगा। इस तरह का एक नॉर्मल फॉर्म होती थी, तुम यहाँ पे थीटा थीटा लेते थे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी लेते थे। अगर याद है तो मुझे बताना कमेंट्स में, जिसको याद है बढ़िया, मतलब सही जा रही है प्रिपरेशन। ठीक है, ये पी होता था। और एक और अच्छी बहुत कमाल की चीज होगी कि ये जो पी है यही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी भी होगा। अब एडवांस में क्या होगा कि कितना आसान है तुम्हें फंसाना। मैं बोलूंगा कि देयर इज अ प्लेन, जिसकी इक्वेशन में दे दूंगा गंदी सी, this plane intersects the x, y, and z axis at A, B, and C respectively. The triangle ABC has orthocenter at O. What is the distance of O from the origin? तुम क्या करोगे, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ये वाले, फिर उसका ऑर्थो सेंटर निकालोगे कि समहाउ, उसके बाद इस ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फॉर्मूला पी से निकालोगे। कुछ नहीं करना था, प्लेन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई थी, तुम्हें सिंपली उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि ये डीसीएस बन जाए, और ये जो पी की वैल्यू आरएचएस में आएगी वही तुम्हारा आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको जो पाइथागोरस थ्योरम ऑफ 3D टाइप से ऐसे बोलते हैं। एरिया ऑफ ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना, जो ऊपर बनाया था, दिस इज सिंपली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में बन रहा है ना, उनके स्क्वायर्स का सम इस ट्रायंगल के एरिया का सम, के स्क्वायर का सम होता है। प्रूव करना बहुत बिल्कुल टफ नहीं है। एरिया ऑफ टीट्राहेड्रल सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 4, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको भी प्रूफ करना बहुत आसान है। तुम सिंपली इन तीनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालो और सेंट्रॉइड को एक और डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, तो तुम्हें टीट्राहेड्रल आ जाएगा। करना चाहो प्रूफ तो कर सकते हो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, जैसे 2D में होता था बिल्कुल सिमिलरली एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2D के फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है ना, तो 3D में एक्सटेंड करने में बिल्कुल टफ नहीं है तुम्हारे लिए। फैमिली ऑफ प्लेन्स बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट।
अगर कोई भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक लाइन बनाएंगी, और इस लाइन से पास होते हुए जितने प्लेन्स होंगे ना उनको इस फॉर्म में एक लिखा जा सकता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2, समझ जाना फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज करना है। एक चीज का प्लीज इसमें ध्यान रखना, फैमिली ऑफ प्लेन्स में एक आंसर P2 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मतलब देखो, फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्या करते हो ना, तुम्हें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है, तो तुम क्या बोलते हो, लेट द प्लेन बी P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0। अब तुम यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकालते हो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। अब मान लो तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारे पास ये आया कि लैम्बडा माइनस वन अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 0। अच्छा, तुमने बोला ठीक है लैम्बडा इक्वल टू 1 आंसर, ए ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 0, तुम इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन चार में से एक ही नंबर मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था P2 इक्वल टू 0। इसमें तुम अगर ध्यान दोगे तो लैम्बडा इक्वल टू इनफाइनाइट भी एक आंसर है। अच्छा, और लैम्बडा इक्वल टू इनफाइनाइट तुमने इग्नोर कर दिया ऊपर। लैम्बडा इक्वल टू इनफाइनाइट की वैल्यू कम, सिग्निफिकेंस क्या है इस इक्वेशन में, लैम्बडा इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब P2 इक्वल टू 0। P2 इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर सकता है उस क्वेश्चन को। तो इस चीज का अलग से ध्यान रख लेना, मतलब जब भी तुम ये लिखोगे साथ में चेक कर लो क्या P2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है मेरा जो भी क्वेश्चन दिया है उसको। अगर नहीं कर रहा तो फिर तो ठीक है, लैम्बडा की कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी अगर आंसर आएगा तो, वरना ठीक है। अब आता है लाइन पे। लाइन तुम्हें दो टाइप से गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, या तो प्लेन फॉर्म में या सिमेट्रिक फॉर्म में। प्लेन क्या है, दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो लाइन बनाते हैं, लाइन, और दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में दे दूंगा। या फिर तुम्हें मैं सिमेट्रिक फॉर्म दे सकता हूँ, यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1 z1, और मैं उस लाइन का DRS तुम्हें दिया हुआ हूँ ABC। तो यहाँ अब एक पॉइंट है और डायरेक्शन है, तो फिर ये लाइन डिफाइन हो गई ना ढंग से, बिल्कुल। दोनों में इंटरचेंज कैसे करते हैं कि अगर तुम्हें प्लेन फॉर्म गिवन है तो एक काम करो कि अज्यूम कर लो कि ABC तुम्हारे DRS है। जैसे ऊपर ऊपर हमने डिस्कस करा था, तुम बहुत आसानी से दो इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि ये होगा, ये जो लाइन होगी ये तुम्हारे दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी। दो इक्वेशन आ गई तो A/B/C आ गया। एक बार वो आ गया, अब ऑप्शंस देखो, तुम्हें इस फॉर्म में लाइन लाना है ना। अब ऑप्शंस देखो, तुम्हें दिखेगा कि कुछ तो सिमेट्रिक है, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि सारे ऑप्शंस में ही मान लो Z1 की वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो तुम Z1 की वैल्यू 3 पुट कर दो। या फिर बेसिकली तीन ऑप्शंस में 3 लिखी हुई है मान लो, तो Z1 की वैल्यू 3 पुट कर दो। तुम्हें सिमेट्रिक फॉर्म में जाने के लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए, X1 Y1 Z1 जो लाई करता है उस लाइन पे। तो वो निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शन से, ठीक है। अ, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वन और वाई वन निकाल लो और पुट करके हो गया। अगर तुम्हें सिमेट्रिक फॉर्म है फिर तो बिल्कुल टफ नहीं है, इन ये दोनों इक्वेशन पकड़ो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक प्लेन की इक्वेशन आ गई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक और प्लेन की इक्वेशन आ गई। सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट ये है कि तुम यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो। पैरामीट्रिक क्या है, मतलब मान लो तुम्हें x1 y1 z1 से लैम्बडा डिस्टेंस आ गया पीछे जाना है, तो फिर सिंपली तुम x, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा ना XYZ, इनकी वैल्यूज ये लिख सकते हो। ध्यान रखना ABC DCS होते हैं, DRS नहीं होते, ये वाली गलती मत कर देना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बेसिकली ये तुम्हें लाइन गिवन है, XYZ का कोऑर्डिनेट तुम्हें डिस्टेंस चाहिए। तो बेसिकली इस लाइन पे तुम्हें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो जब तुम इससे कनेक्ट करो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आए, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। इस लाइन की इक्वेशन तुम पैरामीट्रिक फॉर्म से ये लिख सकते हो लैम्बडा के टर्म्स में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लैम्बडा एक ही वेरिएबल है, इसके टर्म्स में मिनिमाइज कर दो इसको बेसिक कैलकुलस लगा के। तो यहाँ से एक आंसर आ सकता है। अगर तुम्हें प्लेन फॉर्म में गिवन है तो एक काम करो कि तुम एक नया प्लेन मान लो, जो कि ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये क्यू पॉइंट है, तो फिर ये जो PQ लाइन सेगमेंट बन रहा है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा। मान लो ऊपर हम लोग जैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स डिफाइन किया था P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0 से। अब ये जो P डैश है ये PQ के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर जैसे डिफाइन किया था उसको लिखो, और फिर से लैम्बडा के टर्म्स में इसको मिनिमाइज कर दो। D² ले लेना मिनिमाइज करने के लिए, वरना ये अंडर रूट थोड़ा सा गंदा हो सकता है। लेंदी है ये क्वेश्चन, टफ बिल्कुल भी नहीं है, दो तीन बार करो हाथ बैठ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेंदी जरूर है, लेंदी में मानता हूँ। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप एक डेफिनेशन देख लो, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसे जारी होती है और ये एक प्लेन है, तो इसको ऊपर से देखने पे जो परछाई पड़ेगी ना इसकी, तो वही तुम्हारा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कहलाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन को तो कुछ नहीं, हमें वेक्टर से सोचना है, सबसे पावरफुल तरीका। अगर तुम्हें वेक्टर अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। ये एक लाइन लाइन है, और ए भी एक लाइन सेगमेंट है। अगर तुम्हें इसका इस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है तुम्हें।
अगर मैथ्स वाला वेक्टर नहीं आता तो सिंपल फिजिक्स में जो बेसिक वेक्टर आता है वहीं से सोचो। प्रोजेक्शन की वैल्यू ये होगी तुम्हारी सिंपली। ठीक है, ध्यान रखना डीसीएस होगा, ये डीआरएस नहीं होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये एक थोड़ी सी नई चीज है 3D में, कि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो 2D में वो पक्का इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन 3D में हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना करें, उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकती? अरे एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, उसके नीचे से चली गई, जैसे हाईवे जाते हैं, तो दोनों पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो ऐसे होता है एक ही डायरेक्शन में, दोनों टेढ़े जा रहे हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। 3D में हो सकता है ये। तो इनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे होगा, कि मान लो कि जो कॉमन नॉर्मल है, यानी ये डायरेक्शन, यानी दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको मान लो एबीसी है, उसके डीआरएस या डीसीएस। अब तुम्हें इस लाइन का डीसीएस पता है, इस लाइन का भी डीसीएस पता है, तो तुम्हें दो इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, तो a/b/c की वैल्यू आ गई। जैसे ही आ गई, तुम कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इस परपेंडिकुलर के ऊपर जो इसका प्रोजेक्शन होगा यही तुम्हारा स्क्यू डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अगर तुम्हें प्लेन फॉर्म में गिवन है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम जैसे ऊपर हमने ये डिफाइन किया था ना, सिमिलर प्रोसीजर से तुम दो प्लेन्स ले लो, इस बार एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो P1 P2 से जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये वाली, एक ये और एक ये दूसरी लाइन ये, तो क्या होगा कि ये दोनों, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ जो इस लाइन को कंटेन करती है, और एक और प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ जो इस लाइन को कंटेन करती है, और मैं बोलता हूँ कि वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपली जो दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होगा वही तुम्हारे लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस होगा, खत्म। तो बस 3D ज्योमेट्री तो इतना ही है, बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है ये, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो मतलब अच्छे से करके जाना, स्पेशली 3D और वेक्टर्स, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। मतलब इतनी जल्दी हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें फॉर्मूले के पीछे मत भागना कि फॉर्मूला रट के आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने भी जैसे ये शॉर्ट नोट्स बनाया ना, एक चीज का ध्यान रखो, अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तुम चैप्टर का ओवरव्यू लो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। जैसे प्लेन्स लिखा तो ये नहीं कि प्लेन्स का फॉर्मूला लिस्ट कर दिया एक तरफ और क्वेश्चन लिस्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन आया है, ये नहीं। प्लेन्स में क्या है, 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, तो तुम्हें इस तरह से किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर तुम्हें ये वाली सीरीज पसंद आ रही है और अगला कोई टॉपिक तुम्हें चाहिए तो मुझे बताना। अभी मैं 4-5 वीडियो सोच रहा हूँ कि लगातार तुम्हारी रिवीजन के लिए जेईई मेंस में यही इसी टाइप के शॉर्ट नोट से रिवाइज करा दूँ, और पसंद आया तो बताना, और तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।